सिविक्स पार्ट नंबर 2। ठीक, कहता है कि भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ क्या है। अनुसूची 12 गो अनुसूची है। कितना है? 12 की अनुसूची है और भाग 22 है और 395 अनुच्छेद है। चलते हैं। प्रथम अनुसूची, इसमें कहा गया कि भारत जो है राज्यों का संघ है। इसमें 28 राज्य, 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। संविधान के 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी दर्जा दिया गया था। द्वितीय अनुसूची, इसमें वेतन एवं भत्ते की चर्चा है। वेतन एवं भत्ते किसकी? यानी कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि के वेतन एवं भत्ता है, भाग 2 में। अब आगे चलते हैं। भाग 2 में अनुसूची 2 में। अब अनुसूची 3 है। इसमें विभिन्न पदाधिकारी जैसे कि मंत्री, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश का पद ग्रहण की शपथ की चर्चा है। भाग 2 में वेतन, मतलब अनुसूची 2 में वेतन एवं भत्ता है और अनुसूची 3 में क्या है? अनुसूची 3 में है आपका शपथ, प्रतिज्ञा पत्र। आगे चलते हैं। चौथी अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्यों के संघराज्य क्षेत्र एवं उसकी शक्ति राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण मिलता है। पाँचवीं अनुसूची, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे राज्यों के जनजाति क्षेत्र का प्रशासन के बारे में आरक्षण है। और सातवीं अनुसूची, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसी अनुसूची में सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकार को उल्लेख किया गया है। सातवीं अनुसूची में 3 प्रकार की अनुसूची है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची क्या है? इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे। वर्तमान में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। इस संघ सूची में कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं: देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध और शांति, रेल, डाक तथा तार, मुद्रा एवं बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि। आगे चलते हैं। राज्य सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्र हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे। वर्तमान में 61 हैं। इसमें शामिल विषय है शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय स्वशासन, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाले व्यापार, न्याय और विभाग। आगे चलते हैं। समवर्ती सूची, इसमें केंद्र व राज्यों दोनों का सरकार कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाएगी। संविधान के लागू होने के समय इसमें जो था आपका 49 विषय था, शायद 47 विषय था। वर्तमान में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची के कुछ विषय हैं जैसे कि दीवानी और फौजदारी, कानून और प्रक्रिया, विवाह और विवाह विच्छेद व तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ व वन। आगे चलते हैं। 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं की उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें सिंधी को जोड़ा गया। फिर 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। फिर आपका हो गया था 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मैथिली, संताली, डोगरी और बोडो को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची, संविधान की यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसके अंतर्गत जो था आपका, इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इसमें 284 अधिनियम है। अब तक क्या मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इस कानून को समीक्षा कर सकता है। 10वीं अनुसूची, यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के विषय में 29 विषय प्रदान किए गए। 12वीं अनुसूची,
यह अनुसूची संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। अब आगे आपका है देशी रियासतों का भारत में विलय। देशी रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और सरदार पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद की पुलिस करवाई, जबकि जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के आधार पर किया गया। ठीक, देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। संघ और स्वराज क्षेत्र भारतीय राज्यों का संघ है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, प्रदेश है दादर नागर हवेली दमन व द्वीप के पश्चात अब दमन इसकी जो है राजधानी दमन हो जाएगी। अनुच्छेद यानी 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र में होंगे जो पहले अनुसूची में निर्दिष्ट है। भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। अनुच्छेद 2 भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना की शक्ति प्रदान की जाएगी। भाग 3 है आपका, मतलब अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों की सीमाओं में और नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकता है। आगे चलते हैं। आगे है आपका भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान के भाग 1 संघराज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 मौलिक अधिकार 12 से 35। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। भाग 4 के क मूल कर्तव्य 51 क। भाग 5 संघ अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 राज्य। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के विषय अनुच्छेद 238 निर्धारित है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से 242। भाग 9 पंचायत अनुच्छेद 243 से 243 के क से 9 तक। भाग 9 के क नगर पालिकाएँ अनुच्छेद 243 के त से यच तक। भाग 9 के ख सहकारी समिति अनुच्छेद 243 से यज से यन तक। भाग 10 अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र अनुच्छेद 244 से 244 के क। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध अनुच्छेद 245 से 263। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद अनुच्छेद 264 से 300 क। भाग 13 भारत के राज्यों के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 संघ एवं राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं। भाग 14 संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 से 323। भाग 14 के क अधिकरण अनुच्छेद 323 से 323 के ख। भाग 15 निर्वाचन अनुच्छेद 324 से 329। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 330 से 342। भाग 17 राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351। भाग 18 आपात उपबंध 352 से 360। भाग 19 प्रकीर्णन अनुच्छेद 361 से 67। भाग 20 संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 से 392। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ 393 से 395। अब आगे चलते हैं। अब आगे है राज्यों के पुनर्गठन, इसके बारे में जानेंगे। भाग मतलब अध्याय राज्यों का पुनर्गठन। ठीक, इसके बारे में जान लेते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश न्यायाधीश S.K. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने सभा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। धर आयोग के निर्णय की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी, सीतारामैया, वल्लभ भाई पटेल और के एक समिति का गठन किया। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को जो था आपका विरोध किया।
खारिज कर दिया। आगे चलते हैं, आगे है आपका आगे है नए राज्यों का गठन एवं वर्ष। देखिए आंध्र प्रदेश गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को, सबसे पहले इसी को हुआ था। फिर महाराष्ट्र 1 मई 1960, गुजरात 1 मई 1960, नागालैंड 1 दिसंबर 1963, हरियाणा 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, मेघालय 21 जनवरी 1972, मणिपुर 21 जनवरी 1972, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972, सिक्किम 26 अप्रैल 1975, मिजोरम 20 फरवरी 1987, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987, गोवा 25वां बना 30 मई 1987, छत्तीसगढ़ 26वां 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड 27वां 9 नवंबर 2000 को, झारखंड 15 नवंबर 2000 को, तेलंगाना 2 जून 2014 को 29वां बना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे है आपका नेहरू, पटेल और सीतारामैया यानी कि जेवीपी समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषाइयों ने पोटी श्री रामुलु के नेतृत्व में एक आंदोलन प्रारंभ हुआ। 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को रामुलु की मृत्यु हो गई। कब? 15 दिसंबर 1952 को। रामुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषाइयों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन का घोषणा कर दी। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कर्नूल थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे और उनके सदस्य जो था पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के एम पनिक्कर थे। राज्य पुनर्गठन आयोग जुलाई 1956 में जो था पास किया गया था। इसके अनुसार 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था। नवंबर 1954 में फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, येनाम, चंद्रनगर और केरिकाल को भारत को सौंप दिया। 28 मई 1956 को इस संबंध में संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद जो है इन सभी को मिलाकर के पांडिचेरी संघराज्य क्षेत्र का गठन किया गया। भारत सरकार ने 28 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन व द्वीप की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरोध करवाई और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन, द्वीप को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य क्षेत्र हैं। उन्हें ही संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। क्षेत्रीय परिषद, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और क्षेत्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं या केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्षेत्रीय परिषद को 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। अतः ये सांविधिक निकाय है किंतु संवैधानिक निकाय नहीं है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में आता है आपका पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली। उत्तरी में आता है। मध्य क्षेत्रीय परिषद में आता है आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। पूर्वी में आता है बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में आता है आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, राज्य, दमन, द्वीप, दादर, नागर हवेली। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आता है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी। ठीक। अब आगे कहता है कि भारत के गठित राज्यों के परिषद जान लेते हैं। यानी कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली है, मध्यवर्ती के इलाहाबाद, पूर्ववर्ती के कलकत्ता, पश्चिमी के मुंबई और दक्षिण के चेन्नई। ठीक। आगे चलते हैं। आगे है आपका
पूर्वोत्तर परिषद, इसका गठन संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा जो था किया गया। 8 अगस्त 1972 को अस्तित्व में आया। 8 अगस्त 1972 को अस्तित्व में आया। ठीक। इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा तथा सिक्किम सम्मिलित है। 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना। पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय कहाँ था आपका? तो कोलकाता में था, पूर्वी कोलकाता, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का कोलकाता। आगे चलते हैं। अब आगे है आपका भारतीय नागरिकता, भाग हो जाएगा आपका 2 और अनुच्छेद 5 से 11। इसके बारे में जानते हैं। भारत एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जो था, निम्न में से किस आधार पर नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है? 5 प्रकार के: जन्म से, वंश परंपरा से और देशीयकरण से, पंजीकरण से, ठीक ना, और यह भूमि विस्तार से। भारतीय नागरिकता 1955। आगे चलते हैं। जन्म से, प्रत्येक व्यक्ति जिनका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 को या उनके पश्चात भारत में हुआ हो, या जन्म से भारत का नागरिकता होगा। अब बाद में राजनयिकों के बच्चे और विदेशियों के बच्चे को छोड़ कर। अब आगे है आपका, अब आगे है कि वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लेने वाले व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उनके जन्म के समय उनके माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान जो है आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया था। देशीकरण द्वारा नागरिकता। भारत सरकार से देशीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करके जो है भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकती है। पंजीकरण द्वारा नागरिकता। निम्न वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। कोई व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना देने की तिथि के 6 माह पूर्व भारत में रह रहे हो। ठीक। कोई भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हो। वो स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी है या भविष्य में विवाह करेगी। ठीक। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे। राष्ट्रमंडल देश के नागरिकों और भारत में रहते हो या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हो, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे भूमि विस्तार द्वारा। यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। अब आगे है आपका भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। इस अधिनियम के आधार पर जो था भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 को निम्न 55 में निम्न संशोधन किए गए। ओके। अब भारत में जन्म लेने वाले केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिनके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हो उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले यह अवधि 6 माह की थी। देशीकरण द्वारा नागरिकता। देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। पहले यह अवधि 5 वर्ष की थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 जम्मू कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों में लागू होगा। भारतीय नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है? त्याग करने से, किसी दूसरे देश में बस जाने से, या सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से। ठीक। जम्मू कश्मीर राज्य की विधानमंडल को निम्न विषयों के संबंध में राज्य में अस्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों के अधिकार तथा विशेष अधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई। राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में, राज्य में अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में, राज्य में अस्थायी रूप से बस जाने के संबंध में, छात्रवृत्ति अथवा इसी प्रकार की सहायता जो सरकार को प्रदान करे। आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार अनुच्छेद मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। ठीक। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र कहा जाता है, या इसको अधिकार जन्मपत्री भी कहा जाता है। आगे इसमें मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है जो सबसे पहले इंग्लैंड में लागू हुआ। अब आगे कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार के छोड़ करके अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है।
ये असीमित नहीं है लेकिन बाद योग्य होते हैं। राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। प्रतिबंध का कारण उचित है या नहीं, इसका निर्णय अदालत करती है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय 32 के तहत जा सकता है। पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय भी जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही अपील को लेकर जाएं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 एवं 19 को मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके इसे संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत अनुसूचित अधिकार रूप में रखा गया, 12 में रखा गया। अब आगे चलते हैं। आगे कि 1931 में कराची अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहते हैं कि कांग्रेस से घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की। मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। अब आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार कितना से कितना था? 12 से 35, उसके बारे में जानेंगे। कहता है कि समता या समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचार का अधिकार 32। कहता है कि समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य की सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान कानून लागू करेगा। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग एवं जन्म के आधार पर भेदभाव। राज्य के द्वारा जो था धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर नागरिक के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 हो जाए लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्तियों से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अब बाद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग को छोड़कर आगे अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधि का अंत। सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा। भारत का कोई नागरिक किसी भी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। अब आगे है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा आपका अनुच्छेद 19 से हो जाएगा आपका 22 के बीच। चलिए अनुच्छेद 19 जानेंगे। अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 है। अनुच्छेद 19 के F संपत्ति का अधिकार यानी कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। 6 तरह की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के क यानी कि बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के B यानी कि बिना हथियार के एकत्रित होने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के C संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद D दूर दूर तक आवागमन की स्वतंत्रता किसी देश में। आगे अनुच्छेद E मतलब अर्थ कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़ करके था, अब वहाँ भी बस सकते हैं। अनुच्छेद E गोरस यानी कि कहीं भी कोई भी सामान आप बेच सकते हैं। व्यापार, वाणिज्य, जीविका चलाने की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 के क में ही है। अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तथा ऐसे इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में कानून बनाने वाले कानून के तहत। ठीक। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के आधार से वंचित नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वास्थ्य एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराएं। इसके लिए भारत सरकार ने संसद से राष्ट्रीय हित रहित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 पारित करवाया। अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हित न्यायाधिकरण की कल्पना की गई।
हरित न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ नई दिल्ली में है। उसके बाद 3 अन्य पीठ भी है, भोपाल में है, चेन्नई में है और पुणे में, कोलकाता में, 4 गो है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश के पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी थे। अब अनुच्छेद 21 के क, राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करें निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण कहता है, अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर यानी कि आने जाने के समय को छोड़ करके उसे दंड अधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा, न्यायाधीश के सामने पेश किया जाएगा। उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार दिया जाएगा। ठीक। निवारक निरोध अधिनियम क्या है? कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5, 6 में तत्व संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध करने के लिए दंड देना नहीं बल्कि अपराध करने से रोकना होता है। वस्तुतः यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तब सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। यदि गिरफ्तारी व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना हो तो इसके लिए सरकार सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। अब आगे चलते हैं। इस प्रकार निरुद्ध व्यक्तियों को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किया जाएगा, किंतु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं। कहता है कि निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्युदन करने के लिए यथाशीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। अब आगे कि निवारक निरोध और संविधान कहता है निवारक निरोध और संबंधित अब तक बनाई गई विधि। आगे है निवारक निरोध अधिनियम 1950। भारत की संसद ने 26 फरवरी 1950 को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य करने से रोकना था। इसे 1 अप्रैल 1951 को समाप्त हो जाना था, किंतु समय समय पर इसका जीवन काल बढ़ाया जाता रहा, अतः यह 31 दिसंबर 1971 को जो था समाप्त हो गया। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम क्या है? 1971 में मिस्सा 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा जो था इसे प्रतिकूल था और इस कारण अप्रैल 1979 में इसको समाप्त कर दिया गया। विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निरोध अधिनियम 1974। पहले इसमें जो था तस्करियों के लिए नज़रबंदी की अवधि 1 वर्ष थी, जिससे 13 जुलाई 1984 को एक अध्यादेश जारी करके 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अधिनियम क्या है? 1980। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अधिनियम 1980 जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी लागू किया गया। अब आगे आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियों निरोधक कानून टाडा। कहता है कि निवारक निरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने हैं उनमें से सबसे अधिक प्रभावी और सर्वाधिक कठोर कानून था कौन? टाडा। 23 मई 1995 को इसे समाप्त कर दिया गया। पोटो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2001, इसे 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया। पोटो जो होता था टाडा का ही एक रूप था। इसके अंतर्गत कुल 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया था। आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छिपाने वाले को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया। पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं किंतु बिना आरोप सत्र के बिना 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती है। पेटा के अंतर्गत गिरफ्तारी व्यक्ति हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन यह अपील भी गिरफ्तारी के 3 माह बाद ही हो सकती है। पोटो 28 मार्च 2002 को अधिनियम बनाने के बाद पोटा यानी कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट हो गया। 21 सितंबर 2004 को इसे अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया। किसको? पोटो को। आगे चलते हैं। शोषण
के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बालाश्रम निषेध। इसमें कहा गया कहता है कि इसके द्वारा किसी व्यक्ति को खरीद बिक्री बेगारी या किसी प्रकार का अन्य ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता है। अगर करवाएगा तो उसको दंडनीय अपराध मिलेगा। आगे चलते हैं। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिशत। 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को कारखानों खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। अब आगे आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने आचार और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक। अनुच्छेद 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए मतलब संस्थानों की स्थापना या पोषण करने, विधि संपत्ति अर्जित करने या स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है 26 में। अब आगे चलते हैं। अनुच्छेद 27 कहता है कि राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है कि जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए जो था विशेष रूप से नियमित कर दी गई है। अनुच्छेद 28 राज्य विधि के पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनाने हेतु बाध्य नहीं कर सकता है। मतलब ज़बरदस्ती नहीं सुनाएगा। ठीक, ज़बरदस्ती नहीं बताएगा कोई किसी धर्म के बारे में। अब है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों में संरक्षण। मतलब कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षा रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर जो है उसे किसी भी सरकार शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश नहीं करने से नहीं रोका जाएगा। आगे है वर्तमान में 6 समुदाय मुस्लिम, फारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह की भेदभाव नहीं करेगी। संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार के अधिकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान की आत्मा कहा था अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के समादेश रिट निकालने की शक्ति प्रदान करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्ष। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण उस व्यक्तियों की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसके साथ में अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदी करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय और निश्चित स्थान निश्चित समय के अंदर उसको जो है उपस्थित करें, जिससे न्यायालय बंदी बनाए गए जाने वाले व्यक्तियों का कारण के बारे में विचार करेगा। परमादेश का मूल रूप से हम आदेश देते हैं। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर पाता है। इस प्रकार आज्ञापत्र के आधार पर पदाधिकारी को उनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए सिखाता है, आदेश देता है। प्रतिषेध लेख यह आज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों एवं अर्ध न्यायिक अधिकारों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही न करें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। प्रतिषेध लेख। उत्प्रेषण कहता है कि इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने पास लंबित मतलब बहुत दिनों से लसके मुकदमों को न्याय निर्णय के लिए उच्च वरिष्ठ न्यायालय के ऊपर भेजे। आगे है अधिकार पृष्ठ लेख। कहता है कि
जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में काम करने लगता है कि उसके रूप में कार्य करने का उससे संवैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह जवाब नहीं देता है संतोषजनक, तब तक वह कार्य नहीं कर सकता है। आगे चलते हैं। पॉइंट दिया। अब आगे है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन। गोपीनाथ बनाम पंजाब राज 1967 गोपीनाथ बनाम पंजाब राज 1967 के निर्णयों से पूर्व दिए गए निर्णयों से यह निर्धारित किया गया कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। ठीक, संशोधन किया जा सकता है, जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकारों को शामिल किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य बाद 1967 के निर्णय अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी, अर्थात संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। अब आगे कि 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन पर किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के निर्णयों में इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए। यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ अनुच्छेद बनाम 1980। ठीक, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अब आगे आपका राज्य की नीति निरसक रहती कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया? भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, यानी इसे संवैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु फिर भी इस भाग में अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का नीति निरसक सिद्धांत तत्वों के शासन पर आधारित था। अब आगे भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को वर्ष 1950 में संविधान में राज्य के निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कौन है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है समाज और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है, यानी समाज और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही संविधान में जो है 3 निर्देशक तत्व को शामिल किया गया। अब आगे है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र में समाविष्ट किया गया। यह प्रपत्र 1935 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नर जनरल को जारी किया गया। अब आगे है राज्य की नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत निम्न है। अनुच्छेद 38 ये कहता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक न्याय बनाएगा, नागरिक को सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय मिलेगा, समाज को आर्थिक और सामाजिक न्याय मिलेगा अनुच्छेद 38 के तहत। अनुच्छेद 39 के को समान मतलब वेतन भत्ता है, इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन की बात किया गया, यानी कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता अनुच्छेद 39 के को। आगे चलते हैं।